Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. Also, I would like to thank everyone who has subscribed to my channel. It means a lot to me. Now that being said, let's just dive right into it. आज मैं 2017 में आई हुई हॉरर ड्रामा फिल्म 1922 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 91% फ्रेश है। यह आपको मूवी नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी और ये स्टीफन किंग द्वारा सेम नाम के लिखे हुए नॉवल पे आधारित है। मूवी की शुरुआत होती है और हमको ऐसा आवाज़ें आती हैं जैसे कि एक औरत किसी कुएं के अंदर फंसी हुई है। नेक्स्ट सीन में हमको एक बूढ़ा आदमी विल्फ्रेड जेम्स नाम का एक होटल के अंदर जाता हुआ दिखाया जाता है। वो कमरे में जाके एक कन्फेशन लेटर लिखने लगता है। वो लिखता है कि पूरी चीज़ एक 100 एकड़ के ज़मीन से शुरू हुई थी जो हेमिंगफोर्ड नेब्रास्का में है, जो उसकी वाइफ ने उसके बेटे को विल करा था। आगे लिखता है कि उसका 80 एकड़ का जो लैंड है अपने वाइफ के साथ वाले लैंड के साथ मिला के उसके बेटे हेनरी को दे दिया जाए। अब हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है 1922 का, जहां उसका लैंड और उसका बेटा दोनों उसके लिए काफ़ी शान की बात थे। वो दोनों रोज़ उस पर काम करा करते थे साथ में, मगर उसकी वाइफ उसमें उनका साथ नहीं देती थी क्योंकि उसको वो लैंड बेचना था और सेंट लुइस या ओमाहा में जाके रहना था। विल्फ्रेड बोलता है कि शहर पागल लोग जाके रहते हैं और उसका बेटा उसके बात के साथ अग्री करता है। आगे वो दोनों फिर से उस लैंड को बेचने की बात करते हैं, मगर विल्फ्रेड फिर से मना कर देता है। वो कहता है कि वो 100 साल में उससे वो लैंड खरीद के उसको उसके बदले के पैसे दे देगा, मगर उसकी वाइफ मना कर देती है। उल्टा वो उसको ये बोलती है कि वो अपने भी ज़मीन को साथ में उसके बेच दे और दोनों आए हुए पैसे को डिवाइड कर लेंगे। ऐसा करने के बाद दोनों डिवोर्स लेके अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे। मगर डिवोर्स के बाद हेनरी आर्लेट के साथ ही रहेगा और इस बात पे वो दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं। विल्फ्रेड बोलता है कि वो इसके बारे में सोचेगा, मगर वो जितना इसके बारे में सोचता है उतना ज़्यादा उसको अपनी वाइफ से और नफरत होने लगती है। वो आर्लेट को बताता है कि उसने डिसाइड करा है कि वो 100 एकड़ वाला लैंड भी नहीं बेचेगा। तो आर्लेट बोलती है कि जो डीलर है वो खुद ही उससे लड़ने आ जाएंगे अगर उसने ऐसा नहीं करा तो। हेनरी को एक शानन नाम की लड़की से प्यार होता है और जब विल्फ्रेड को मालूम चलता है तो वो इस चीज़ को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है। हेनरी और विल्फ्रेड जब अपने लैंड पे वॉक कर रहे होते हैं तब वो अपने बेटे को बोलता है कि वो लोग अपने लैंड के लिए लड़ेंगे, भले ही किसी का इस दौरान मौत क्यों ना हो जाए। ये सुन के हेनरी थोड़ा सा शॉक्ड होता है, मगर विल्फ्रेड उसको आगे समझाने लगता है कि उसके जाने के बाद वो लोग आराम से जिंदगी बिता सकेंगे। अगले दिन हेनरी अपने स्कूल चला जाता है बिना अपनी मॉम को किस गुड बाय दिए और आर्लेट उसको आवाज देके बुलाती है कि वो उसको ठीक से बाय बोल के जाए और आगे पूछती है कि उसको क्या हुआ है। विल्फ्रेड अपनी बीवी और बेटे को खिड़की से देख रहा होता है बात करते हुए। विल्फ्रेड अभी भी हेनरी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि क्यों आर्लेट को जान से मार देना बेटर रहेगा। वो उसको काफी सारे एग्जाम्पल्स भी देता है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। हेनरी खाने की तरफ घूर रहा होता है और उसकी मॉम उसको गुस्सा करने लगती है। हेनरी उसको वापस जवाब देता है, मगर आर्लेट अपना 100 एकड़ को बेचने पे अड़ी होती है और उसको बोलती है कि बेचने के बाद वो उसके साथ ओमाहा में ही रहेगा। अगले दिन विल्फ्रेड अपनी बीवी से बात करता है और हेनरी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो लोग सब सेम सिटी में रहेंगे। वो बोलता है कि वहाँ पे वो मैकेनिक की नौकरी कर सकता है और क्या पता विल्फ्रेड को वो जगह भी पसंद आने लग जाए। आर्लेट ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो विल्फ्रेड को किस करती है। वो आगे खुशी में रात में पार्टी करते हैं और आर्लेट अब अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होती है। वो ऐसी ऐसी बातें नशे में करने लगती है जो 14 साल के बच्चे के आगे नहीं बोलनी चाहिए। उसके बाद विल्फ्रेड उसको उसके कमरे तक लेके जाता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा नशे में होती है। उसके बाद वो उसको छोड़ के विल्फ्रेड वापस बाहर आता है हेनरी के पास, जो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, जो उसकी माँ ने शानन के बारे में नशे में बोला था। हेनरी आगे पूछता है कि क्या वो लोग लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने लैंड के लिए, मगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है और उनको आर्लेट को मार के अपनी ज़मीन को बचाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता है। डिस्कस करने के बाद वो लोग ऐसा करने को डिसाइड करते हैं। आगे विल्फ्रेड अपने चाकू को शार्प करने लगता है और हेनरी आके बीच में पूछता है कि वो लोग पिलो या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते मारने के लिए। उसके जवाब में विल्फ्रेड उसको बोलता है कि उस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद वो लोग कमरे के अंदर जाते हैं और हेनरी इनोसेंटली पूछता है कि क्या उसको मारने के बाद उसकी माँ स्वर्ग में जाएगी।
विल्फ्रेड उसको चुप होने को बोलता है और बताता है कि जल्दी ही सब निपट जाएगा। उसके बाद विल्फ्रेड अपनी वाइफ को बहुत बार चाकू से स्टैब करता है और हेनरी उसके फेस को कवर कर देता है जिससे वो सांस ना ले सके। उनको प्रॉब्लम हो रही होती है ये सब करने में क्योंकि वो चिल्ला रही होती है, इसलिए विल्फ्रेड उसका गला ही काट देने का डिसाइड करता है। फाइनली वो लोग उसको मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और थकान में बैठ जाते हैं सांस लेने के लिए। सीन वापस से हमको प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहां विल्फ्रेड कन्फेस कर रहा है कि उसने अपनी बीवी का मर्डर करा था और ये भी कि ऐसा करने में उसके बेटे ने उसकी मदद करी थी। वो आगे लिखता है कि वो अपनी वाइफ का मर्डर करना उतना ज्यादा रिग्रेट नहीं करता जितना इस चीज का रिग्रेट करता है कि उसने अपने बेटे को इसमें इन्वॉल्व करा। वापस 1922 में दिखाया जाता है कि वो दोनों उसकी बॉडी को एक वेल की तरफ लेके जा रहे हैं। वहाँ हेनरी बोलता है कि उसकी माँ के लिए वो सही ग्रेव नहीं है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। विल्फ्रेड अकेले ही किसी तरह उसकी बॉडी को वेल में डालता है और उसके बाद हेनरी को साबुन पानी लाने को बोलता है क्योंकि उनको काफी सारी सफाई करनी बाकी थी। ठंडे पानी और साबुन से वो लोग सारी जगह जहाँ खून लगा हुआ था उसको साफ करने लगते हैं। वो लोग बेडरूम, बालकनी और बाकी वो सारी जगह जहाँ से उन्होंने बॉडी ड्रैग करते समय खून लगा हुआ देख रहे थे वो सब जगह साफ करते हैं। हेनरी अपने डैड को बोलता है कि वो उस दिन स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उससे वो अभी भी डरा हुआ है और वो लोगों को पता चल जाएगा, स्पेशली शैनन को। विल्फ्रेड वापस से वेल को चेक करता है तो उसको दिखाई देता है कि चूहे उसकी बीवी की बॉडी खाने लगे हैं। उसके बाद वो वापस घर आ जाता है और बेड का मैट्रेस बदलता है। वो रूम को भी थोड़ा सा सेट करता है और अपनी बीवी के कुछ कपड़े डाल देता है कुएं में जिससे कि मर्डर ज्यादा ऑब्वियस ना लगे। जब वो एक दिन अपने फार्म में काम कर रहा होता है तो फैरिंगटन्स के डीलर की तरफ से वहाँ उनका एक वकील आता है उसकी बीवी को ढूंढते हुए। अपने बेटे के साथ मिलके वो बोलता है कि वो इस सब चीजों से परेशान होके बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चली गई है। जाते हुए वकील बोलता है कि उसको ये सब काफी अजीब लग रहा है और विल्फ्रेड इससे इतना आसानी से नहीं बचेगा। कुछ दिन के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग वेल को भर देंगे जिससे कि उसकी बॉडी कभी भी वहाँ ना मिले। वो लोग एक काऊ को घसीटते हुए लेके जाते हैं और वेल के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद विल्फ्रेड उसको गोली से मार डालता है। उसके बाद वो लोग मिट्टी भर देते हैं वेल के अंदर। ज़्यादा समय नहीं बीता होता है कि वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है उनके घर को चेक करने के लिए। हेनरी कुछ एक्सक्यूजेस देता है जिससे कि वहाँ हुए क्राइम का ना मालूम चले और वो सब सुन के पुलिस ऑफिसर कन्विंस हो जाता है। वो लोग समर सीजन काफ़ी एंजॉय करते हैं, साथ में खाना बनाते हैं, फील्ड में काम करते हैं जिससे उनका फादर सन का जो बॉन्ड है वो और भी सही हो जाता है। एक दिन शैनन उनके घर पे होती है और वो विल्फ्रेड से बात करने का सोचती है। वो उसको बताती है कि हेनरी पहले से बदल गया है और अब वो काफ़ी चुप रहने लगा है। विल्फ्रेड उसको बोलता है कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वो उससे प्यार करता है और ये भी कि जब से आर्लेट वहाँ से गई है तब से वो लोग काफ़ी ज़्यादा घर और फील्ड के काम में बिजी हो गए हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी काफ़ी पीसफुली गुजारने लगते हैं मगर एक रात उनकी काउस काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रही होती हैं। वो डिसाइड करता है कि वो बार्न में जाके चेक करेगा कि क्या चल रहा है तो उसको दिखता है कि चूहे उसके काउस को काट रहे होते हैं। वो चूहों को भगाता है और उसको मालूम चलता है कि वो सारे चूहे पाइप में से आ रहे हैं और वो पाइप एक्चुअली उस वेल से कनेक्टेड है। वो उसको ब्लॉक करता है और थक के वापस घर आता है तो उसको आर्लेट का शैडो दिखता है जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। मगर वहाँ उसका बेटा खड़ा हुआ होता है जो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे वो बोलता है कि कुछ भी नहीं, बस बार्न में फॉक्स आ गया था। एक दिन हेनरी कुछ न्यूज़ लेके घर आता है। उसकी वजह से शैनन 15 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी। विल्फ्रेड अपने बेटे को लेक्चर देता है और उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हेनरी बोलता है कि अगर उसकी मॉम होती तो वो उससे इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होती और गुस्सा भी नहीं करती बल्कि उसकी मदद करती। वो आगे और बहस करने लगते हैं और आर्ग्यूमेंट के एंड होने पे विल्फ्रेड हेनरी को बोलता है कि वो जो भी उससे हो सकेगा उसके लिए वो करेगा। शैनन के फादर हार्लन विल्फ्रेड के अच्छे पड़ोसी होते हैं और वो उससे नफरत करने लगा था, हेनरी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उसने नई गाड़ी ली थी, उसके घर के इंडोर प्लम्बिंग था और उसको नया बांड भी मिला था। वो उससे इसलिए भी नफरत करता है क्योंकि अनलाइक आर्लेट, हार्लन की बीवी हार्लन की सारी बात मानती थी। हार्लन विल्फ्रेड के घर आता है ये बोलने के लिए कि वो शैनन को कैथलिक होम फॉर गर्ल्स में लेके जाएगा ओमाहा में। हार्लन आगे बोलता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आधा शेयर दे क्योंकि उसके होम के अकेले का खर्चा $300 होगा।
वो आगे ये भी बोलता है कि उसको मालूम है कि विल्फ्रेड $150 नहीं अफोर्ड कर सकता, तो कुछ ना कुछ करके $75 तो एटलीस्ट उसको देना ही पड़ेगा। विल्फ्रेड उसको बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा क्योंकि जब आर्लेट वहाँ से घर छोड़ के गई थी तब वो सारे पैसे अपने साथ ले गई थी। उनके पास पैसा नहीं है, बस उनका लैंड है। हार्लन बोलता है कि उसको अपना लैंड बेच देना चाहिए था, जिसकी वजह से आर्लेट अभी भी होती और उनके पास पैसे भी होते। विल्फ्रेड जब आके हेनरी को ये न्यूज़ बताता है तो वो इसे सुन के पिस हो जाता है कि वो लोग शैनन को उस होम में कैसे भेज सकते हैं। वो बोलता है कि उसको शैनन को लेके भाग जाना चाहिए क्योंकि अगर वो आर्लेट के मर्डर से गेट अवे कर सकते हैं तो वो इसको भी करने से भाग ही जाएंगे। विल्फ्रेड उसके आइडिया को सुन के गुस्सा करता है और बोलता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। और हेनरी उल्टा उसको बोलता है कि विल्फ्रेड उसको नहीं बोल सकता कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। हेनरी अपने डैड को कर्स करता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और उनको वैसा करने की जगह कोई और तरीका निकाल लेना चाहिए था। अगले दिन बिना किसी बहस के हेनरी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और विल्फ्रेड घर में कोई पैसे हों उसको ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद उसके पास $35 कम होते हैं जो उसको $75 के शेयर में हार्लन को देने थे। वो हेमिंगफोर्ड होम्स जाता है $35 का लोन लेने के लिए, तो उसको उल्टा वो $750 का लोन लेने को बोलते हैं जिससे कि वो अपना घर ठीक कर सकेगा। विल्फ्रेड बोलता है कि वो इसके बारे में अपने बेटे से डिस्कस करके वापस आएगा। हेनरी चाहता है कि अब से सब उसको हैंक बुलाएं, डोंट नो व्हाई। वो डिसाइड करता है कि वो ट्रक लेके वहाँ से भाग जाएगा। वो विल्फ्रेड के लिए एक लेटर छोड़ के जाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि अगर उसने उसको ढूंढने की कोशिश करी तो वो पुलिस को सब कुछ सच बता देगा। विल्फ्रेड के पास अब कोई चॉइस नज़र नहीं आ रही होती है। वो अपने घर में अकेला बैठा बुक पढ़ रहा होता है मगर उसके माइंड में सारी चीज़ें अभी भी क्लियर चल रही होती हैं। उसको हर जगह ब्लड दिखने का हैलुसिनेशन भी होने लगता है। वो अपनी वाइफ द्वारा बनाए जाने वाले ड्रेस को भी मैनिक्विन पर से हटा के बेसमेंट में ले जाता है। वो उस रात सोने की कोशिश करता है मगर उसको उस मर्डर की चीज़ें याद आती रहती हैं जिससे वो डर जाता है। एक दिन सुबह वहाँ पुलिस ऑफिसर वापस आता है उसको कुछ बताने के लिए। 3 दिन पहले उसकी ट्रक जहाँ मिली थी वहाँ के पास की दुकान में किसी ने ब्रेक इन करके $23 चुराए थे। उसने काउबॉय वाले कपड़े पहने हुए थे हैट के साथ और उसको शक है कि वो हेनरी था। विल्फ्रेड हेनरी को बचाने के लिए डिसाइड करता है और पुलिस ऑफिसर को बताता है कि हेनरी स्कूल गया है फ्लैनल शर्ट और कॉर्डरॉय पैंट्स पहन के। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि शायद कपड़े भी चोरी किए गए होंगे, जिसको सुन के विल्फ्रेड गुस्सा होने लगता है और वो बोलता है कि उसका बेटा चोर नहीं है। वो बोलता है कि वो और हार्लन क्लब में जाते हैं मगर हेनरी वुमेन को काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है और वो लोगों के साथ इतना मीन कैसे हो सकता है। पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और बात को भी जाने देता है। अगले दिन वो $750 का मॉर्गेज लेके आता है जिससे कि वो अपना घर ठीक कर सके जहाँ जहाँ लीक हो रहे थे उन सबको, क्योंकि सर्दी आने वाली थी और अगर वो ठीक कर लेगा तो उसकी सर्दी आराम से निकल जाएगी। जब वो अलमारी से कुछ निकालने लगता है तभी एक चूहा उसको जोर से काट लेता है। उसका हाथ पूरा सोर हो जाता है और बाइट भी काफी गहरा लग रहा होता है। वो हाथ धो के चूहे को भी मार देता है और सीन प्रेजेंट डे में वापस आता है जहां वो कन्फेशन लेटर लिख रहा होता है अपने होटल रूम में। उसको अपने रूम में चूहे दिखने लगते हैं जो उसके हैलुसिनेशन की वजह से होते हैं और उसको डर लगने लगता है। वापस 1922 में चूहे को मारने के बाद वो खून साफ करता हुआ दिखाया जाता है। वो अपने चोट पे कपड़े से कवर करता है क्योंकि अब तक सर्दी आ गई थी और अभी भी उसके घर में लीक्स थे। वो अपने चोट को देखता है कपड़ा हटा के, जो और भी ज़्यादा बुरे हालत में था। वो कांपते हुए आग जलाने की कोशिश करता है। वो अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता है मगर दरवाज़ा अपने आप खुलता रहता है और ठंडी हवा अंदर आती रहती है। आगे उसको उसकी बीवी खून से लथपथ उसके तरफ आती दिखती है। वो बेसमेंट में गिर जाता है जहाँ चूहे होते हैं और उसकी बीवी विस्पर करते हुए उसके तरफ आती है। वो ऐसी चीज़ें बोलती हैं जो मरे हुए इंसान को ही पता होगी। वो बोलती है कि हेनरी ने दुकान लूटा था और पैसे चुराए थे जिससे उसने गन खरीदा। उसके बाद वो शैनन को कैथलिक हाउस में से गन पॉइंट पे लेके वहाँ से चला गया। सब इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और काफ़ी जगह ये चीज़ न्यूज़पेपर में भी आई होती है। वो लोग कहीं दूर चले गए थे अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए मगर हेनरी की काफ़ी लोगों से वहाँ भी लड़ाई होती रहती थी और वो उनसे बचने के लिए अपने गन को बार बार दिखाता था। मगर एक दिन एक रेस्टोरेंट में जैसे ही वो लोग
जाने वाले थे कि एक आदमी गोली चला देता है शैनन के पेट पे। हेनरी शैनन को लेके जाने के लिए तैयार होता है अपनी गाड़ी में, बट खून इतना ज़्यादा बह रहा होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वो ठंड में फ्रीज करने लगती है और बेबी ऑलरेडी गोली लगने की वजह से मर गया होता है। विल्फ्रेड आगे ये सब नहीं सुन पा रहा होता और वो कहता है कि वो चाहता है कि उसकी बीवी उसको मार डाले। वो आर्लेट को बोलता है कि वो उसको मार डाले, मगर आर्लेट उसको कंटिन्यू करती है अपनी बातें बताना जो वो चाहती है कि उसको जाननी चाहिए। हेनरी लकड़ियां इकट्ठा करने की कोशिश करता है आग जलाने के लिए, मगर उसके लिए अब देर हो चुकी होती है। शैनन अब मर गई होती है और हेनरी शॉक में था और अब वो ये नहीं समझ पा रहा होता कि वो क्या करे। वो शैनन को अपने कोट से लपेटता है और उसके बाद खुद को मार डालता है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर विल्फ्रेड को हॉस्पिटल लेके जाता है। उसकी चोट इतनी ज़्यादा आई हुई होती है बेसमेंट में गिरने की वजह से, और उसके हाथ में जो ऑलरेडी चोट होता है उसकी कोई हालत ठीक नहीं लग रही होती। हॉस्पिटल में चोट इतना ज़्यादा ख़राब हालत में होता है कि उन्होंने उसका लेफ्ट हैंड ही काट दिया था। पुलिस वाला उसको जाके सारी बात बताता है कि 2 दिन पहले एक फार्मर ने एक डिच के अंदर एक औरत की लाश को देखा था, लाश का जो भी बचा कुचा था, और उस औरत के बैक टीथ मिसिंग थे। पुलिस ऑफिसर कंक्लूड करके बोलता है कि वो आर्लेट थी। उसको किसी ने रॉब करा था और फिर उसके बाद मार डाला था। 18 दिसंबर को हेनरी की बॉडी ट्रेन से आती है और विल्फ्रेड उसको लेने जाता है कि तभी कुछ रिपोर्टर्स उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। वो देखता है कि चूहे हेनरी की बॉडी को टेयर ओपन कर दिए हैं। वो हेनरी को मरा हुआ देख के रोने लगता है और बोलता है कि उसके बेटे को ठीक से फिक्स करा जाए और जितना अच्छा कॉफिन ला सकते हो वो लाया जाए। उसके बाद रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए वो अपने बेटे को किस देता है आखिरी बार। उसके बाद वो शैनन के फ्यूनरल में जाता है जहाँ काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं। हेनरी के फ्यूनरल में सही में कोई नहीं आया था, उसके और आर्लेट जिसके अंदर चूहे भरे हुए थे उसको छोड़ के। वो अकेली रहने लगता है काऊ के साथ। हार्लन के पास जाता है वो एक दिन अपने 100 एकड़ के लैंड को बेचने के लिए। वो बोलता है कि वो दोनों सेम चीज़ से गुजर रहे हैं, दोनों के पास ना अब बच्चे हैं ना ही बीवियाँ। हार्लन उसको गुस्से में बोलता है कि वो वहाँ से चला जाए और फिर वहाँ कभी वापस ना आए। जब वो वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसकी काऊ ठंड की वजह से मर चुकी है। वापस प्रेजेंट में होटल रूम में बहुत सारे चूहे जो उसके हैलुसिनेशन पे फीड कर रहे होते हैं वो दिखाए जाते हैं। वो बोलता है कि उसको अपने लैंड काफ़ी सस्ते में बेचनी पड़ी थी और हार्लन भी अपना लैंड बेच के चला गया था। वो उसके बाद ओमाहा गया था जहां उसने कंस्ट्रक्शन में काम करा, मगर छोड़ दिया कुछ टाइम के बाद उसके दिमाग के चूहों की वजह से। वो एक्सेप्ट करके एडमिट करता है कि हेनरी सही कह रहा था कि हमेशा कोई ना कोई और रास्ता होता है। मूवी खत्म होती है और उसके रूम में आर्लेट, हेनरी और शैनन खून से लथपथ दिखाए जाते हैं, जो उसको बोलते हैं कि इट विल बी क्विक, जिससे कि वो हॉन्ट हो के मर जाता है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डू लीव अ लाइक डाउन बिलो एंड ऑल्सो कमेंट कि मैं अगले किस मूवी का एक्सप्लेनेशन करूं, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thanks for watching. Bye.